नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए कोशिका विभाजन। तो दोस्तों जो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक दो कोशिका विभाजन जो होता है प्रथम, उसको हम कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री और दूसरा जो होता है अर्धसूत्री, यानी कि गुणसूत्र की संख्या इसमें आधी रह जाती है। तो देखिए जो समसूत्री जो कोशिका विभाजन है, यानी कि जो कोई भी कोशिका होती है उस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। तो दो कोशिकाएं बनना यानी कि कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक तो समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस कहते हैं समसूत्री को, और अर्धसूत्री को कहते हैं मियोसिस। देखिए समसूत्री में क्या होता है, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें जो मातृ कोशिका यानी कि जो पुत्री कोशिका बनती है उसमें मातृ कोशिका है, यानी कि मातृ कोशिका। तो देखिए ये इसका केंद्र के और इसके अंदर गुणसूत्र है, यानी कि हमारी जो कोशिका होती है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वो 46 ही रहेगी। यानी कि जो गुणसूत्र की संख्या है समान ही रहती है। यानी कि जो पैतृक जो संतति कोशिका है, यानी कि जो संतति कोशिका है उसमें गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान ही रहती है। यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46। यानी कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या बनने वाली कोशिकाओं और जो मातृ कोशिका है दोनों में समान है, तो ऐसा विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। और ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है हमारे कायिक यानी कि हमारी जो कायिक कोशिका है, यानी कि हमारी बॉडी बनाने में इम्पोर्टेंट है। दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई कोशिका है, मान लिया जाए हमारी बॉडी की, जैसे हमारे इसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं। तो 46 गुणसूत्र हैं। ये जो गुणसूत्र है केंद्र के अंदर गुणसूत्र हैं। तो इससे जो कोशिका बनेगी, यानी इससे दो कोशिकाएं बन रही है, और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है इसमें 46 की आधी रह जाती है। यानी कि ये 2n है तो ये n और n में बढ़ जाती है। यानी कि इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 रह जाती है और इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 23 रह जाती है। यानी कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें संतति कोशिका में, ये जो संतति कोशिका यानी कि बनने वाली जो कोशिका है संतति कोशिका में गुणसूत्र की जो संख्या है वो मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। तो ऐसा कोशिका विभाजन कहलाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको मियोसिस भी कहते हैं। तो इस प्रकार अब अर्धसूत्री की जो कोशिका विभाजन है, यानी कि हमारे युग्मक निर्माण में, यानी कि शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं, नर युग्मक। जबकि मादा युग्मक जो हैं, मादा युग्मक हैं दोस्तों, वो है अंडाणु। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के बनने में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यानी कि गुणसूत्र की संख्या जो मातृ कोशिका से आधी रह जाती है, तो ऐसा कोशिका विभाजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। और हमारे जो युग्मक हैं संतति कोशिका, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में, यानी युग्मक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वो युग्मक जनन में, यानी कि युग्मक के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन। और हमारी जो कायिक कोशिका है, यानी कि हमारे शरीर की जो कोशिका है, उसको बनाने में दोस्तों समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इस प्रकार समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर स्पष्ट हो गया है। अब देखिए दोस्तों मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि हमारे अंदर लिंग का निर्धारण कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए जो नर, और एक तरफ लिख दे अपन मादा। तो नर और मादा,
नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है और मादा में भी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अब देखिए किस तरह से होते हैं नर के अंदर यानी कि 22 जोड़ी तो अलंगी गुणसूत्र और एक गुणसूत्र होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई, ये होते हैं नर में। जबकि मादा के अंदर जो गुणसूत्र ये होते हैं 22 × 2 यानी कि 22 जोड़ी तो अलिंगी गुणसूत्र और एक जोड़ी यानी कि एक्स एक्स, ये लिंगी गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों लिंगी गुणसूत्र की श्रेणी में होते हैं। तो 22 दूनी 44 प्लस एक्स एक्स। तो दोस्तों नर के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है युग्मक जनन के समय, यानी कि युग्मक जो बनेंगे, यानी कि युग्मक क्या बनेंगे, नर के अंदर शुक्राणु बनेंगे, यानी कि शुक्राणु जो बनने के दौरान जो गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। तो दोस्तों इसकी जो 44 है तो 22 इधर और 22 इधर बढ़ जाते हैं और इसका x इधर और इसका y इधर। तो इस प्रकार दो प्रकार के युग्मक बन गए, एक तो x वाला और एक y वाला। अब मादा की बात करें, इसमें भी युग्मक बनते हैं यानी कि गैमेट बनते हैं। युग्मक क्या है, युग्मक है अंडाणु। तो युग्मक है अंडाणु। देखिए इसमें 22 इधर और 22 इधर, यानी कि 22 22 44 और इधर x और इधर भी x। अब देखिए दोस्तों इसमें जो युग्मक है दोनों ही 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, यानी कि मादा के पास एक ही प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 22 प्लस एक्स वाले। जबकि नर के पास यानी कि जो मेल के पास दो प्रकार के होते हैं, एक्स वाले भी और वाई वाले भी, यानी कि एक्स वाले और वाई वाले। अब देखिए किस प्रकार लिंग का निर्धारण होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए मेल का एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग ले रहा है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स मेल का अंडाणु को फर्टिलाइज कर रहा है, तो देखिए 22 22 यानी कि वापस से 44 हो जाएंगे और इसका एक्स और इसका एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स। तो ये कंडीशन हो जाती है मादा की, यानी कि जो बनने वाले जो शिशु है निषेचन के उपरांत वो होगा लड़की, यानी कि ये लड़की को बताता है। अब देखिए दूसरा, अगर मान लिया जाए वाई वाला क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज करता है अंडाणु को, तो दोस्तों 22 प्लस 22 यानी कि 44 और इसका x और इसका y, यानी कि x और y। तो देखिए x और y किसको बताता है, नर को, यानी कि अब बनने वाला शिशु क्या होगा, वो होगा लड़का। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष के पास यानी कि नर के पास y गुणसूत्र होता है जबकि मादा के पास केवल x होता है, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए केवल पुरुष जिम्मेदार है क्योंकि पुरुष के पास y गुणसूत्र होता है। यानी कि अगर पुरुष का y गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है अगर वो फर्टिलाइज कर रहा है किसको, अंडाणु को, तब बनने वाला जो है शिशु वो लड़का होगा। और अगर x वाला भाग ले रहा है निषेचन प्रक्रिया में तो जो बनने वाला शिशु है वो लड़की होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिंग का जो निर्धारण होता है, यानी कि लिंग का जो निर्धारण होता है बच्चे का, शिशु का, कि वो लड़का होगा या लड़की, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ये नर पे डिपेंड करता है, 100% नर पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करते हैं या पिता के एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के गुणसूत्र पर निर्भर करेंगे और एक्स और वाई प्रकार के शुक्राणु पर निर्भर करेंगे। एक्स वाला भाग लेगा तो लड़की और वाई वाला भाग लेगा तो लड़का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण में सिर्फ पिता की भूमिका होती है क्योंकि माता के पास हर कंडीशन में केवल एक ही प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका है। तो लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है, लिंग का निर्धारण केवल पिता के गुणसूत्र पर यानी कि पिता पर। तो इस प्रकार आपके ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।